हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उसी को कंटिन्यू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस लग रहा है मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करके। फिजिक्स समझ आया कैसे पढ़ना है, मज़ेदार है कि नहीं फिजिक्स, है ना। चलिए तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ए स्टोन ऑफ मास m is rotated in a circular path with a speed by tying a strong string with the help of your hand. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले बता देते हैं सिनेरियो क्या है ना। पहले सिनेरियो बता दें। तो ये कोई एक इस तरह से लड़का, मान लो लड़का या लड़का लड़की, लड़का लड़की जो भी क्या कह लो, नहीं ये स्टूडेंट कह लेते हैं ना, स्टूडेंट, ये सही है। तो ये एक स्टूडेंट है और इसके हाथ में जो है ये ऐसे एक स्ट्रिंग है ना, ये ऐसे स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्टोन ऐसे बंधा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है ना। ये इसको ऐसे आपको मानना है फिलहाल के लिए कि ये इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, ठीक है, ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। और इसका जो स्पीड है ना, ये जो v है, v स्पीड, v नहीं लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं। ये कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है ना। स्पीड कैसा है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, इज द स्टोन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज छूटा है शायद मेरा, विथ है यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ ये टाइप करना रह गया शायद। यूनिफॉर्म स्पीड ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है, इज द स्टोन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड विथ डायरेक्शन, है ना। दोनों में से अगर कुछ भी बदल जाए, है ना, या तो स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाएगा, नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। दोनों अगर सेम रहता है तब यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। तो स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी होता है स्पीड विथ डायरेक्शन। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ये दे रखा है। तो अब सारा डिसीजन किसके हाथ में है, डायरेक्शन के हाथ में है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा। अगर डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म। और अगर वेरी करेगा, डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी बदल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या डायरेक्शन बदल रहा है क्या। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे बताते हैं, है ना। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, किसी कर्वेचर वाले पाथ में, किसी कर्व में, किसी सर्कुलर पाथ में, ऐसे वाले ट्रेजेक्ट्री में, ऐसे वाले पाथ में डायरेक्शन कैसे बताया जाता है। तो डायरेक्शन बताते हैं वहां पे उस कर्वेचर पे, उस पॉइंट पे, कर्वेचर के किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना के, जैसे ये वाला स्टोन अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक ऐसे करके टेंजेंट, है ना, ऐसे करके बनेगा एक टेंजेंट और इसका ये ऐसे डायरेक्शन होगा, है ना, क्योंकि ये मान रहे हैं कि ये इधर घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये स्टोन ऐसे घुमा रहा, तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर होगा। ये जो बना है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, है ना। ये मतलब डायरेक्शन नहीं, ये मतलब टेंजेंट बनाए हैं और टेंजेंट का ये डायरेक्शन जो है, ये क्या डायरेक्शन बता रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब ये स्टोन घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, फिर यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, है ना। सर्कुलर सर्कल में आपने मैथ में पढ़ा होगा, टेंजेंट एक लाइन होता है जो उस कर्वेचर के किसी पॉइंट को एक जगह से छूते हुए जाए, है ना, वो पॉइंट, वो लाइन एक ही पॉइंट को टच करे एक टाइम पे, ठीक है। तो ये इस बार ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा टेंजेंट। फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे जब टेंजेंट बनाएंगे, है ना, यहाँ पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, है ना, ये डायरेक्शन होगा। फिर यहाँ जब आएगा, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है ना, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। पहले ये था, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो वेलोसिटी बदलता जाएगा और वेलोसिटी कैसा होगा, वेरिएबल। तब वेलोसिटी फिक्स नहीं रहने वाला, है ना।
तब वेलोसिटी फिक्स नहीं रहने वाला। तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इज द स्टोन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन एक्ट। तो क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? तो अब फिर से बात कर लें कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, ठीक है, तो इसमें दो एक्सेलरेशन आता है ना, दो एक्सेलरेशन आता है। एक एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंशियल, और एक एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड जो एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग, है ना, ये टेंजेंट जो आप देख रहे हो इसी के अलोंग। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब स्पीड चेंज हो, है ना, जब स्पीड चेंज हो तब आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पे तो स्पीड दे रखा है, यूनिफॉर्म है, ये नहीं बदल रहा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, इसकी बात करना ही नहीं है, और 10th लेवल तक करते भी नहीं है, आगे 11th में करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तब। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है? जब डायरेक्शन चेंज हो, जब डायरेक्शन चेंज हो तब आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, तब आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्पीड बदलने से टेंजेंशियल और डायरेक्शन बदलने से सेंट्रीपिटल। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये स्पीड नहीं बदल रहा, स्पीड फिक्स है, ये डायरेक्शन यहाँ पे बदल रहा है। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन में तभी पॉसिबल है जब उस पे एक फोर्स लग रहा हो सेंटर की तरफ। ये पहले भी बताए हैं, इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है सेंटर की तरफ, है ना, इसको दूसरे कलर से दिखाएं, ये एक फोर्स लग रहा है Fc, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ये क्या है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये होता है mv²/r। r हो गया ये रेडियस, है ना, ये जो स्टोन घूम रहा है इस धागे से बांध के, ये धागे का जो लेंथ है यही यही फिलहाल यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और यही प्रोवाइड करता है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू होता है, वो लिख चुके हैं, mv²/r। तो इसको ma से कंपेयर करें तो a हमको कितना मिल रहा है, v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये आ गया v²/r, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे v, ये r तो फिक्स है रेडियस, और v क्या है, v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में तो मैग्नीट्यूड ही लिखा जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और r भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा वैल्यू क्या दे देगा, कांस्टेंट। लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बोले, सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग, तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है सेंटर की तरफ, है ना, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है सेंटर की तरफ। तो जैसे ये बॉल, ये स्टोन यहाँ पे है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लगेगा सेंटर की तरफ। ये बॉल जब यहाँ आ जाएगा तो ये लगेगा इधर सेंटर की तरफ। ये स्टोन जब यहाँ आ जाएगा तो ये लगेगा ऐसे सेंटर की तरफ। ये स्टोन जब यहाँ है तो ये लगेगा सेंटर की तरफ। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, पहले ये डायरेक्शन है ना, कभी ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, कभी ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, है ना, एक ही तरह डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जो है वो बदलता रहेगा हमेशा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना, डायरेक्शन के बदलने से यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलता तो फिर कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है ना, पहले दिख रहा है कि ये पहले ऐसे था एक्सेलरेशन, है ना, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, 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 तो ये डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये स्टोन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कर रहा। इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन एक्ट, तो वही बता दिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर, जगह इधर लिखे बच्चा है क्या, हाँ, तो ये एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर,
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, सर्कल की तरफ डायरेक्टेड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। What kind of force acts on the hand and state its direction? तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हाथ पे, किस तरह का फोर्स लग रहा है। तो ये बता दें, एक चीज और पहले भी बताया है इसको, कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। जो फोर्स उस समय सेंटर की तरफ लग रहा है उसी को हम सेंट्रीपिटल कह देते हैं, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कुछ होता नहीं, है ना, ये कोई फोर्स का टाइप नहीं है, ये कोई होता नहीं। जो फोर्स सेंटर की तरफ उस सिस्टम में लग रहा हो वही कहलाता है सेंट्रीपिटल, है ना, वही हो जाता है सेंट्रीपिटल बस। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये धागे से बांध के, है ना, यहाँ बता दें, ये जो धागे से बांध के ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस धागे में एक फोर्स, है ना, एक सेंटर की तरफ फोर्स तो लग ही रहा है। तो वो कौन सा फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है, तो ये जो धागे के अलॉन्ग ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन फोर्स है धागे में, ये बना रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और यही बना नहीं रहा, यही मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो भी फोर्स उस सिस्टम में नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वही सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे टेंशन मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये लग रहा है सेंटर की तरफ। और यहाँ पे हम पकड़ के इसको हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे हाथ से पकड़े हुए हैं। तो ये टेंशन लगता है अवे फ्रॉम द मास, ये भी ध्यान रखना है, टेंशन क्या लगता है, अवे फ्रॉम द मास, ठीक है। और ये लगता है अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, धागे के अलोंग लगता है, और अवे फ्रॉम द मास लगता है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द हैंड, तो यही इसी टेंशन, ये जो टेंशन लगा इसी का रिएक्शन फोर्स है ना, रिएक्शन फोर्स ऑफ टेंशन, ये लगेगा, और ये लगेगा अवे फ्रॉम द हैंड, है ना, अवे फ्रॉम द हैंड इधर लगेगा इसका रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन इधर टेंशन, और ये रिएक्शन फोर्स लगेगा टेंशन का अवे फ्रॉम द हैंड, है ना। तो यहाँ भी टेंशन ही लग रहा है, वही टेंशन फोर्स ही है, और वो मेरे हाथ से दूर लगेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम माई हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखना है, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द हैंड, अवे फ्रॉम द हैंड। मास से हमेशा दूर लगता है ये फोर्स, मास से दूर लगता है, और अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग। तो वो जो मास स्टोन घूम रहा था उससे भी दूर, और मेरे हाथ से भी दूर, और स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द हैंड, तो दिस इज टेंशन फोर्स, है ना। तो टेंशन फोर्स, इसको बेसिकली ये करना होगा कि रिएक्शन फोर्स ऑफ टेंशन, है ना, रिएक्शन फोर्स ऑफ टेंशन, जो टेंशन धागे में है उसका रिएक्शन फोर्स ये मेरे हाथ में लगने वाला है, और ये लगेगा अवे फ्रॉम द हैंड, ठीक है। तो डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। 13 मिनट लगा है इस क्वेश्चन में, अच्छे से समझ आया होगा, समझाना मेरा काम, तो समझ आया होगा ऐसा अब समझ रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बॉय यूजेस ब्लू कलर ऑफ लाइट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्या कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर, ठीक है। और क्या पता करना है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या है, ग्लास, ठीक है। और ये म्यू किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा, है ना। ही देन रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड कलर, फिर किससे कर रहा है, रेड कलर से, ठीक है। तो बोला है क्या ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अब रेड कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या ये सेम होगा या अलग अलग होगा, तो ये भी वही होगा, c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू रेड कलर के लिए सेम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ऐसे कर लें, इसको ब्रैकेट में R कर देते हैं ताकि रेड कलर, और इसको ब्रैकेट में B कर देते हैं ताकि ब्लू कलर। तो पूछा है म्यू ग्लास R और म्यू ग्लास B ये दोनों बराबर है या अलग अलग है या बड़ा छोटा है, क्या है।
तो यहाँ से हमको ये क्लियर दिख रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स है, ये जो म्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, है ना, ये म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है। तो स्पीड अगर ज्यादा है तो म्यू हो जाएगा कम, और स्पीड अगर कम है तो म्यू हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक ज्यादा तो दूजा कम, और दूसरा ज्यादा तो पहले वाला कम। तो अब ये देखना है कि ग्लास में किसका स्पीड ज्यादा होता है, रेड का या ब्लू का। अब देखने वाली बात ये है कि स्पीड ज्यादा किसका होता है, रेड का या ब्लू का। अब ये कैसे पता चलेगा, स्पीड कैसे पता चलेगा। तो स्पीड का भी एक मैथमेटिकल वर्जन हमको मालूम है, v होता है एफ लैम्बडा, है ना, v होता है एफ लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि ये रेड ब्लू ये सब किससे आ रहा है, व्हाइट लाइट से, सोर्स तो सेम ही है ना, सोर्स क्या है, सोर्स तो सेम ही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है दोनों का। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हुआ लैम्बडा, है ना, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया लैम्बडा। और लैम्बडा जो है ये रेड का ज्यादा होता है ब्लू से, है ना, वेवलेंथ रेड लाइट का ज्यादा होता है, तो वेलोसिटी भी किसका ज्यादा होगा, रेड का, है ना, वेलोसिटी भी किसका ज्यादा होगा, रेड का। और वेलोसिटी रेड का ज्यादा है तो म्यू, है ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू रेड का कम हो जाएगा ब्लू से, है ना। ग्लास के लिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए, रेड कलर के लिए, इसको ऐसे लिखना सही होगा, म्यू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास का होगा, रेड कलर के लिए ये कम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ब्लू कलर के लिए, है ना, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। और यहाँ पे हम लोग अभी देख चुके हैं ये इनवर्स रिलेशन है ना, v ज्यादा तो म्यू कम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम और डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा, है ना, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिफरेंट होगा। ये रीजन आपको पूरा इस तरह से मैथमेटिकल वर्जन लिखना है, ठीक है, ये रीजन पूरा आपको लिखना है, ठीक है। तो सेम नहीं होने का रीजन क्या लिखना है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू लाइट से, है ना, ये आपको लिख लेना है अंग्रेजी में, है ना, आईसीएससी बोर्ड के आप हो ही लिख पाओगे बहुत आसानी से। तो लिखना है इसमें रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू कलर, सो स्पीड ऑफ रेड कलर, है ना, इन द ग्लास इज ग्रेटर और लार्जर देन ब्लू कलर। So since refractive index is inversely proportional to velocity, so refractive index of glass for red color is less than refractive index of glass for blue color, ठीक है, तो अलग अलग है। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें, और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सम आइस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट, है ना, कुछ आइस लिया गया और उसको हीट किया जा रहा है कांस्टेंट रेट पे, एंड इट्स टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी फ्यू सेकेंड, और हर एक कुछ सेकेंड के बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कब तक, जब तक स्टीम ना बन जाए, है ना, वेपर ना बन जाए, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोला है टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करने और दो फेज चेंज को भी मेंशन करने, लेबल करने। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो बना लेते हैं। तो पहले ऐसे एक वाई एक्सिस जैसा, और ये टेम्परेचर, तो इधर बना लेते हैं टेम्परेचर, और इधर हो गया टाइम, ठीक है, ये टाइम सेकेंड में, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ये ऐसे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेना है। थोड़ा कुछ मार्क कर देते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो कुछ मार्क कर देते हैं। ये इसको 0, है ना, क्योंकि आइस लिया गया है, सम आइस इज हीटेड एट कांस्टेंट रेट, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ले लेते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पे कहीं ये यहाँ ले लेते हैं, चलिए 50, और यहाँ पे कहीं ले लेते हैं 100, है ना, चलेगा बिल्कुल। और इधर टाइम कुछ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम तो अपना है, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये कुछ सेकेंड का ये गैपिंग ऐसे तो अपना है, कुछ भी ले सकते हैं, इंटरवल आपके मन पे है, ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सम आइस इज हीटेड एट कांस्टेंट रेट, है ना। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आइस होता है 0 डिग्री सी पे, और इसको जब आप हीट करोगे, है ना, तो ये क्या बनेगा, 0 डिग्री सी वाटर बनेगा, है ना। पहले स्टेट चेंज होगा, है ना, पहले 0 डिग्री सी जो आइस है इसका क्या होगा, ये बनेगा आइस्ड वाटर, ये कहना थोड़ा ज्यादा सही है।
तो पहले ये वाटर बनेगा और जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही होगा, टेम्परेचर सेम होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है स्टेट चेंज, फेज चेंज। पहले तो ये होगा, जब आइस को हीट करने आप बैठोगे पहले तो ये होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। ये लेटेंट हीट इसको बोलते हैं, लेटेंट हीट, जो हिडन हीट है, छुप जाता है, टेम्परेचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो हीट कहाँ यूज होता है, स्टेट चेंज में। तो ये हीट अभी फिलहाल स्टेट चेंज में लग रहा है। तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, थोड़े समय के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे, हीट देंगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, ये जीरो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कहानी, और यहाँ से कुछ समय बिताएंगे और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। तो ये ऐसा ग्राफ यहाँ तक लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये प्लॉट ऐसे थोड़ा यहाँ तक लेंगे। ये क्या हुआ, ऊपर नहीं गए हम, टेम्परेचर ये ऊपर नहीं बढ़े इधर, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन ये हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे जो हीट दे रहे हैं वो स्टेट चेंज में लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस्ड वाटर बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ तक आ गया 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसके बाद कहानी क्या होगी, अब तो ये आइस्ड वाटर बन गया, अब इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अब धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा और कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टेम्परेचर अब बढ़ेगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक ये ना पहुंच जाए कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। जब तक ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए तब तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लाजमी है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको बढ़ने में। तो इसको पहले बढ़ाते हैं थोड़े समय तक, समय भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसको ऐसे बनाना होगा, ऐसे, है ना। देखिए टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गया, ये आ गया 100 पे। तो कुछ ऐसे 30 सेकेंड तक हम क्या कर लिए, टाइम भी बढ़ाए थोड़ा, इधर 10 से 30 सेकेंड पे आ गए, और टेम्परेचर भी बढ़ते बढ़ते ये 100 पे आ गया। अब यहाँ से क्या होगा फिर, अब यहाँ से फर्दर हीट करेंगे, ये 100 डिग्री से फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये स्टीम में बदलेगा। लेकिन स्टीम का भी टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फिर से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो यहाँ से फिर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, फेज चेंज। तो यहाँ से फिर टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, समय बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे करके ऐसे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट रखे थोड़ी देर शुरू में, वैसे यहाँ पे फिर कांस्टेंट रखना है। तो ये वाला फेज था, ये था 0 डिग्री, ये आइस वाला फेज था यहाँ पे, और ये स्टीम वाला फेज था, है ना, ये स्टीम वाला फेज था, ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर मार्क कर दें, इसको अगर लिख दें, मान लीजिए इसको लिख देते हैं P और इसको लिख देते हैं Q, क्योंकि लेवल करने बोला है दोनों फेज चेंज को। तो ये P और Q लेवलिंग कर दिए। P क्या बता रहा है, P बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, है ना। और Q क्या बता रहा है, Q बता रहा है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से ये क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, है ना, या स्टीम, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, ठीक है, वेपर। तो ये दो लेवल, ये लेवलिंग हो गया दोनों फेज चेंज का, है ना। एक फेज चेंज यहाँ हो रहा है P पे और दूसरा फेज चेंज यहाँ हो रहा है Q पे। तो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है क्या, आगे बढ़ें। ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपसे, आई होप बन जाएगा। काफ़ी सिंपल है ग्राफ, कुछ भी नहीं है। पहले कांस्टेंट रहना है, ये कांस्टेंट रहा, जब स्टेट चेंज हो रहा था टेम्परेचर नहीं बढ़ा, फिर ये टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 100 पे गया, फिर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना रुक गया, समय बढ़ा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो ये फिर से दूसरा स्टेट चेंज, ये पहले आइस वाला स्टेट चेंज, है ना, और यहाँ पे फिर स्टीम वाला, ठीक है। आगे बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया, सिंपल था। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 4th नंबर, ठीक है, समझ आ रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ आइस required to lower the temperature of 300 ग्राम of water at 40 डिग्री सेल्सियस to water at 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी करा चुके हैं, अब ये सेट हो गया होगा दिमाग में। ये 300 ग्राम वाटर है ना, और ये कितने टेम्परेचर पे है, ये है 40 डिग्री सेल्सियस पे। इसका टेम्परेचर लोअर किया जा रहा है, कैसे, इसमें आइस डाल दिया गया है।
है ना, इसमें आइस मिला दिया गया है और इसका टेम्परेचर कम करके कहाँ पे लाया गया है, इस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया गया है ना। इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाया जा रहा है इसमें आइस डाल के, ठीक है। या 40 डिग्री से कहाँ आ गया, 0 डिग्री पे। तो ये वाटर क्या कर रहा है, ये हीट लूज कर रहा है ना। ये वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट लूज कर रहा है, तभी तो ये 40 से 0 पे आया, है ना। और ये आइस क्या करेगा, आइस जो डाला हुआ है इस वाटर में, ये आइस क्या करेगा, जो ये लूज करेगा ये वो गेन कर लेगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व रखना होगा हमेशा ना, है कि नहीं। एनर्जी को क्या रखना होगा, हमेशा कंजर्व। तो ये किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, हिंट लगा क्या, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। आइस है कोल्ड बॉडी और वाटर है हॉट बॉडी, है ना। वाटर क्या है, हॉट बॉडी। तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, इसी लॉजिक को यूज करेंगे, है ना। इसी लॉजिक को यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो और फाइनल टेम्परेचर ये है 0 डिग्री सेल्सियस, यहीं पे आना है ना। पानी को यहीं पे आना है और आइस को भी यहीं पे आना है। आइस कहाँ पे, आइस किस पे होता है, आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और फाइनल टेम्परेचर यही मेंशन कर दिया है 0 डिग्री, यानी कि आइस बस अपना स्टेट चेंज करने वाला है। आइस का फर्दर कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये 0 डिग्री आइस से ये बस 0 डिग्री वाटर बनने वाला है, बस स्टेट चेंज होगा यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं होगा। तो पहले ये पता कर लें कि पानी कितना हीट लूज कर रहा है, ठीक है। तो पानी कितना हीट लूज कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो ये कैसे निकालेंगे, हीट लूज कर रहा है, टेम्परेचर में चेंज है, तो ये निकलेगा MS डेल्टा टी से। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर का। मास कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 300 ग्राम। तो ये दे रखा है 300 ग्राम। स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.2 और डेल्टा टी 40 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटेगा, ये 1 0 खत्म हो जाएगा। तो ये 30 इंटू 42 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और ये 4 और ये 0 और ये 0, ये 100 भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 जा 24, दिस इज 4 एंड कैरी कितना हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 1 5 5 0 4 0 0, है ना। ये इतना जूल क्या हो रहा है, ये लूज कर रहा है ना। इतना जूल ये लूज कर रहा है ये पानी, ठीक है। इतना 5 0 4 0 0, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, सही है कि नहीं, सही लग रहा है। अब ये इतना हीट गेन करेगा आइस, हीट गेन्ड बाय आइस। तो आइस कितना हीट गेन करेगा, आइस का क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, बस उसके आगे और कुछ कहानी नहीं है आइस का टेम्परेचर बढ़ने का। फाइनल तो हम लोग 0 डिग्री पे ही आ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन रहा है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो नहीं बदला, स्टेट चेंज हो रहा है। और स्टेट चेंज होता है तो कितना हीट चाहिए होता है आइस को, वो हीट चाहिए होता है ml, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। इतना हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो मास कितना है ना, मास कितना है, तो मास तो हमको निकालना ही है ना। मास ऑफ आइस तो दिया ही हुआ नहीं है, मास ऑफ आइस तो दिया ही नहीं, मास ऑफ आइस तो कैलकुलेट करना है। तो आइस का मास दिया हुआ नहीं है तो m रहने देते हैं। और लेटेंट हीट दिया है क्या, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 336, ये है 336, ठीक है। ये इतना दे रखा है। तो बस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अब लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 50400 और ये 336 इंटू एम। तो m हो जाएगा 50400 और ये हो जाएगा 336। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम आता है, ठीक है। आप लोग कंफर्म करके चेक कर सकते हैं और गलत अगर हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये 150 ग्राम आना चाहिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, 150 ग्राम ही आएगा। 336 वन जा ही होगा, 2 बार में तो 600 चले जाएगा, हाँ 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 150 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यही कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से लगाना था। तो कैलोरीमेट्री तो अब समझ में आ गया और काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं इसका,
ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो ये बोल रहा है ड्रॉ डायग्राम टू कनेक्ट टू अप्लायंसेस ए एंड बी रेटेड एज, है ना, ए का पावर रेटिंग दिया है, ए का पावर रेटिंग दिया है 2.2 किलोवाट, है ना, तो इसको ऐसा लिखें 10 पे पावर, या ठीक है वैसा ही लिख लेते हैं 2.2 किलोवाट और 220 वोल्ट, है ना। और बी का दिया हुआ है, बी का पावर रेटिंग दिया हुआ है 110 वॉट और 220 वोल्ट। ये जो मेंस सप्लाई है वो 220 वोल्ट ही है ना। ये जो बाहर से सप्लाई आ रहा है वो 220 वोल्ट का, और जो अप्लायंसेस है उसका पावर रेटिंग दिया हुआ है। जैसे हम लोग घर में बल्ब लाते हैं ना, 10 वॉट 15 वॉट, इसका मतलब समझ में आता है वॉट का, है ना। ये जूल पर सेकेंड, है ना। वॉट कहने का मतलब होता है, वॉट क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, है ना। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। इसी को क्या बोलते हो आप, वॉट। जैसे आप लाए 15 वॉट का बल्ब, तो 15 वॉट का बल्ब मतलब 15 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो बल्ब आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है उसका 15 जूल वो बल्ब अकेले लेगा, है ना। ये मतलब हुआ 1 सेकेंड में वो बल्ब 15 जूल एनर्जी अकेले लेगा, ये तो मतलब है वॉट का। 110 वॉट है तो 110 जूल ले लेगा अकेले, है ना, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड 110 जूल अकेले ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आगे क्या बोल रहा है, सो इन द डायग्राम द स्विच एंड फ्यूज विथ ईच अप्लायंस। तो डायग्राम में दिखाना है ये दोनों अप्लायंस को, और स्विच और फ्यूज भी दिखाना है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो ये एक पहले अप्लायंस बना लें। क्या क्या दिया हुआ है पावर रेटिंग वो थोड़ा देखना होगा, 2.2 और 220। तो ये पहले दिया हुआ है 2.2 किलोवाट और 220 वोल्ट, है ना। हाँ, ये ऐसे करके इसको बॉक्सिंग कर दें ताकि साफ रहेगा। हाँ, ये क्या है, ये है ए, है ना, ये ए है। ठीक है, ये ए है। और दूसरा जो है वो क्या है, वो है 100 है या 110 है, 110 है, 110 है, 110 वॉट है और 220 वोल्ट है। ये क्या है, ये है बी। ठीक है, ये है बी। अब क्या करना है, क्या क्या जोड़ बोला है जोड़ना इसमें, स्विच और फ्यूज। तो ये पहले क्लियर है आपको, स्विच और फ्यूज, है ना। तो ये मेंस, है ना, कहीं यहाँ पे पहले मेंस सप्लाई भी देना होगा, है ना, मेंस सप्लाई भी देना होगा। तो ये मेंस ऐसे एसी को ऐसे दिखाते हैं, है ना, एसी को ऐसे दिखाने का तरीका है, ये मेंस हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये मेंस हो गया। ये एसी को ऐसे दिखाते हैं, एसी सप्लाई को, ये मेंस को ऐसे दिखाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मेन से तो एसी ही आ रहा है ना 220 वोल्ट का, तो ये ऐसा ऐसा ऐसे दिखा दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे ये दोनों अप्लायंसेस है, ये दोनों अप्लायंसेस कैसे जलेगा, स्विच से जलेगा, है ना, स्विच से जलेगा, स्विच से ऑन ऑफ होगा, तो स्विच दिखाना है और फ्यूज भी दिखाना है। ठीक है, तो ये जो मेंस है, यहाँ पे हम मेंस ले लिए, तो ये मेंस से क्या आएगा, मेंस से आएगा पावर, है ना, मेंस से आएगा पावर सप्लाई, है ना, वो करंट आएगा। मेंस से क्या आएगा, मेंस से आएगा करंट, अनडाउटेडली मेन से क्या आएगा, मेन से आएगा करंट, है ना, मेन से करंट आएगा। तो करंट जिस वायर के थ्रू आता है वो वायर कौन सा होता है, वो होता है लाइव वायर। तो ये वाला जो वायर है ये क्या है, ये है लाइव वायर, है ना। जैसे कल भी बताए थे कि जैसे आपका नल है, पानी आता है पाइप में, नल घुमाते हो और टैप ऑन करते हो, पानी आता है, टैप बंद किए पानी बंद। तो उसी तरह से ये वो पाइप की तरह आप समझ लो, है ना। पाइप में ये लाइव वायर है, लाइव वायर में ये करंट आ रहा है। तो लाइव वायर आप समझ लो पाइप की तरह है और इसमें करंट आ रहा है ना, पानी आ रहा है, ये करंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इस करंट को आप लेना चाहते हो, यूज करना चाहते हो अप्लायंसेस को जलाने में, जो भी करना है आपको, तो आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा, है ना। ये कल भी बताए थे, स्विच को किससे लगाते हैं, लाइव वायर से, क्योंकि उसी से तो लगाना होगा। नल को किससे लगाएंगे, पाइप से लगाएंगे, है ना। पानी को आना है तो ऑन, पानी को बंद करना है तो ऑफ। लाइव वायर से करंट आ रहा है मेन से, अब आपको करंट लेना है तो स्विच ऑन करो, नहीं लेना है तो ऑफ करो। तो स्विच किस में लगाएंगे, लाइव वायर में, इसी वायर में लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसको ज़्यादा ऊपर हो गया ये, हाँ ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है पेपर में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक स्विच, है ना, यहाँ पे लगाएंगे एक स्विच। ठीक है, ये हो गया स्विच, है ना। यहाँ पे एक और स्विच लगाना होगा, ये लाइव वायर से
ये स्विच को जोड़ा जाता है। ये पहले अब क्लियर हुआ, कल बताए थे, आज इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिए। तो ये स्विच, इसको कह देते हैं एस ए वाले का, और इसको कह देते हैं एस बी। तो लाइव वायर से ये स्विच को जोड़ दिए। और क्या जोड़ा जाता है इसमें, और इसमें क्या जोड़ने बोला है, फ्यूज। फ्यूज क्यों लगाएंगे, बहुत तेज करंट कभी आ गया, बहुत तेज करंट कभी आ गया, तो तेज करंट आ जाए, उससे हीटिंग इफेक्ट इतना जनरेट हो जिससे आग लग जाए, फ्यूज मेल्ट कर जाए और करंट आगे ना जाए और मेरा ये अप्लायंस डैमेज ना हो, है ना। तो हम रास्ते में क्या करेंगे, फ्यूज भी लगाएंगे, ताकि अगर कहीं हैवी करंट किसी कारणवश आ गया सर्किट में, तो मेरा अप्लायंसेस घर का डैमेज ना हो, फ्यूज मेल्ट हो जाए, फ्यूज का सर्किट ब्रेक हो जाए, फ्यूज का तार पिघल के गिर जाए, मर जाए फ्यूज, है ना। फ्यूज बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमारे देश के बॉर्डर पे सोल्जर्स होता है, जो हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह से कोई दूसरे देश का एनिमी हमारे देश में ना घुस जाए, है ना। उसी तरह से ये फ्यूज जो है वही काम करता है कि हैवी करंट ना आ जाए तो वो खुद शहीद हो जाता है ना, वो खुद शहीद हो जाता है फ्यूज, और हमारे घर के अप्लायंसेस को बचा जाता है। तो यहाँ पे हम एक फ्यूज लगा देंगे, ये एक फ्यूज वायर ऐसे करके, है ना, ये एक फ्यूज वायर ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। ये FA कह देते हैं इसको, ये एक फ्यूज वायर ऐसे लगा देंगे इस सर्किट में। और यहाँ पे भी उसी तरह से, यहाँ पे भी उसी तरह से एक फ्यूज वायर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, इस सर्किट में, ये FB, ठीक है। ये इसको आप बॉक्सिंग में डाल सकते हो, फ्यूज रहता है डब्बे में बंद, है ना, तो इसको आप बॉक्स में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे फ्यूज लगा देंगे, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, फ्यूज लगा देंगे इसको, ये फ्यूज है, दिस इज फ्यूज, ये आपको एक फ्यूज लगा देना है, ठीक है, ताकि हैवी करंट कभी आए तो वो खुद मर जाए और ये मेरा अप्लायंसेस बचा रहे, ठीक है। ये हो गया लाइव वायर से, ये ऐसा कनेक्शन स्विच और फ्यूज लग गया। और इधर क्या लगा देंगे, इधर क्या लगा देंगे, इधर क्या करना पड़ेगा, इधर हम लगा देंगे न्यूट्रल वायर, है ना। इधर क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे न्यूट्रल वायर, है ना। न्यूट्रल वायर क्यों लगाना है ना, इधर ये वाला क्या है, दिस इज न्यूट्रल वायर, तभी तो सर्किट पूरा होगा। लाइव से आता है और सब कुछ जला के न्यूट्रल से वापस चले जाता है, यही तो होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो होगा, तो यही होगा, लाइव से आएगा और सब कुछ रोशन करेगा और न्यूट्रल के थ्रू वापस चला जाएगा। लाइव से आएगा, घर में सब कुछ जलाएगा, न्यूट्रल से वापस चला जाएगा, तभी तो एक क्लोज सर्किट बनेगा और तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो ये आपको यहां पे बनाना था इस तरह से, ठीक है, ये आपको यहां पे बनाना था, ठीक है। अब आगे है, स्टेट द फ्यूज ऑफ विच अप्लायंस इज थिकर एंड वाई। तो बोला है ये जो फ्यूज अभी यूज किए यहाँ पे, किस अप्लायंस का फ्यूज थिकर है ना, FA या FB, इस दोनों फ्यूज में से थिकर कौन है, मतलब इसमें जो वायर यूज किया गया है वो कौन सा थिक है ना। तो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए थिकर वायर यूज करने का क्या एडवांटेज है, थिकर वायर क्यों यूज करते हैं। तो थिकर वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है ना। थिकर वायर का रेजिस्टेंस होता है कम, कैसे पता सर आपको, तो आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, R=ρL/A, है ना। रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां से दिख रहा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। थिकर वायर से क्या मतलब है, मोटा तार, मतलब ये यही तो हो गया मोटा तार। मोटा तार हुआ तो क्या हुआ, इसका ये क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया, है ना, ये तो है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, ये तो है एरिया, ये तो ज्यादा हो गया। पतला तार है तो ये क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, नहीं, ये क्रॉस सेक्शन कम हो गया इस बार, है ना, ये ए क्या हो गया, ए कम हो गया। तो यही यहाँ पे अगर ये क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इनवर्सली रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये ज्यादा तो ये कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्ट वेरी करता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए ज्यादा तो आर कम, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बड़ा अच्छा फ्लो करेगा, है ना, आई फ्लो, मतलब करंट फ्लो करेगा अच्छा से, है ना। इसके रास्ते में हिंड्रेंस कम होगा, रेजिस्टेंस यही तो है, रेजिस्टेंस क्या है, हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहने में रुकावटें, तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना अच्छा से फ्लो करेगा, और करंट रेटिंग उसका ज्यादा होगा। तो यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि किसमें थिकर वायर है, तो थिकर वायर जिसमें होगा अपने आप पता चल जाएगा, जिसका करंट रेटिंग अच्छा होगा, करंट रेटिंग जिस अप्लायंस का। तो करंट रेटिंग निकाल लें, तो ए का करंट रेटिंग निकाले पहले,
कैसे निकालेंगे? पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो क्या पावर, वोल्टेज और करंट रिलेट होता है? बिल्कुल, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। क्या ये आपको पता है? पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। कैसे आता है ये जानना है क्या? तुरंत बता दें। तो पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, रेट एट विच वर्क इज डन, है ना, रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। और हम लोग पोटेंशियल में पढ़ते हैं V, ये होता है W/Q, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, W/Q। तो यहाँ पे W की जगह रख देते हैं, W की जगह क्या हो जाएगा? W की जगह हो जाएगा V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू बाई टी। ये Q बाई टी क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, V इंटू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? करंट, तो V इंटू आई। तो यही होता है पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो यहां से हम निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? P बाई वी। तो दोनों के लिए देख लेते हैं फटाफट से, अगले स्लाइड में ही देख लेते हैं। तो ए के लिए करंट रेटिंग कितना है? तो ए का पावर कितना है? 2.2 किलोवाट, यानी कि 1000 कर लें इसको, और डिवाइड बाय वोल्टेज 220। तो डेसिमल हटाएंगे, एक और जीरो आएगा, ये 22 से 22 कैंसिल होगा, ऊपर बचा 10 पे पावर 3 और नीचे बचा 10 पे पावर 2, तो ये आ गया 10 एम्पियर। ठीक है। बी के लिए करंट रेटिंग कितना है? करंट रेटिंग, तो बी के लिए पावर है 110 और ये वोल्ट है 220, तो ये कैंसिल हो गया, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, हाफ, यानी कि 0.5 एम्पियर। ये 0.5 एम्पियर आ गया। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ए का करंट रेटिंग ज़्यादा है, मतलब ए में जो फ्यूज वायर यूज हुआ है वो थिकर है, उसका रेजिस्टेंस कम है, तभी तो उसका करंट रेटिंग अच्छा है ना, तभी तो उसका करंट रेटिंग अच्छा है। जिसका करंट रेटिंग अच्छा, उसका रेजिस्टेंस कम, और वो वायर थिकर, ए थिकर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, उसमें करंट ज़्यादा। तो यहाँ से बहुत क्लियर हो गया कि किसमें किसमें विच अप्लायंस इज थिकर, द फ्यूज ऑफ विच अप्लायंस इज थिकर, तो फ्यूज ऑफ ए अप्लायंस, है ना, ए अप्लायंस का फ्यूज, ये क्या है? ये है थिकर। क्लियर है क्या? ये क्या है? थिकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अभी ये क्वेश्चन सीरीज चलता रहेगा 16 मार्च तक, एकदम आखिरी समय तक नहीं छोड़ना है। पल्लव फिजिक्स चैनल है, देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। चलिए।